इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में जो कि एक केमिकल कंपनी है उसमें रिवर्सल आ चुका है और क्या यहाँ से भी ग्रोथ पोटेंशियल बचा है कि नहीं, उस पर डेटा फैक्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के दिन 2.15% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हो चुकी है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 14,000 करोड़ का है और वैल्यूएशंस की बात करें तो 26 का पी रेशियो आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछले एक साल में ये 22% डाउन देखने को मिल रहा है, जिसका रीज़न था पिछली बार का हाई बेस और साथ ही साथ रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट की दिक्कतें चल रही थी जो कि पूरी केमिकल इंडस्ट्री में थी, जो भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इन रीजंस के चलते रैपिड फॉल देखने को मिला था जो कि अभी के टाइम पे स्टेबलाइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पिछले 5 सालों में 350% यानी कि 4.5 गुना पैसा हो चुका था और शुरुआती समय में देखने जाए तो 2018 से 2022 तक 573% के रिटर्न्स बन चुके थे और ऑल टाइम से बात करें तो फिर भी पैसा 6 गुना बन के मिल चुका है उनको जिन्होंने अभी तक होल्ड करा है। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स जो है वो हाई परफॉर्मेंस एडिटिव्स यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में मिलावट के लिए यूज़ होने वाले केमिकल्स बनाता है और चेरी ऑन टॉप बात ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके सप्लाई से लेके डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने तक का काम करता है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है ऑलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स को, जो कि फूड्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स और तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेशलिटी एप्लीकेशन में यूज़ होता है। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स जो है वो पूरे वर्ल्ड के 6 लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर्स में से है जो कि पॉलीमर एडिटिव्स बनाता है और फूड इमल्सिफायर की बात करें तो उसमें भी कुछ गिने चुने लीडिंग ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है। और इंडिया की बात करें तो इकलौता यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑलियोकेमिकल बेस्ड नीश एडिटिव्स का। तो दोस्तों ये जो प्लास्टिक, पैकेजिंग, फूड, कॉस्मेटिक, रबर्स और कोटिंग्स की इंडस्ट्रीज़ है उसमें जनरली आज तक यूज़ होते आ रहा था हजार्डस यानी कि हार्मफुल केमिकल्स, जिसको कि फाइन ऑर्गेनिक्स के ग्रीन एडिटिव्स ने रिप्लेस कर दिया है। और इसका रीज़न है कि कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो एनवायरनमेंट के प्रति बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी कुछ नीतियों के चलते और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ग्रीन और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसका कि फाइन ऑर्गेनिक्स को लगातार फ़ायदा मिलता जा रहा है और फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स को यूज़ करता है, जिससे कि क्या होता है कि प्लास्टिक की तरह उसका विघटन हो ही ना ऐसा नहीं होता है और साथ ही साथ उसकी फंक्शनैलिटी और सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और मोस्ट इफ़ेक्टिव है। और साथ ही साथ वेस्ट जनरेशन की बात करें तो वो सबसे कम होता है और उसका रीज़न है कि जो कचरा निकलता है उसका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट किया जाता है और गवर्नमेंट की जो कंप्लायंस है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स के क्लाइंट बेस की बात करें तो कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पिडिलाइट और बर्जर पेंट्स है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो 5% से ज़्यादा अलोकेशन नहीं देता है रेवेन्यू में, जिससे कि क्या होता है कि कभी किसी एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर भी दिया तो एज सच इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में। तो दोस्तों पास्ट में मांस वगैरह का यूज़ करके केमिकल्स बनाए जाते थे, जो कि ओलियो केमिकल्स जो कि ग्रीन एडिटिव्स है उसकी डिमांड अभी के लिए बढ़ रही है और शिफ्टिंग देखने को मिल रही है पीवीसी, पॉलीफिल्म्स और रबर एंड इलास्टोमर्स में। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स जो है वो 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैला हुआ है 470 प्लस प्रोडक्ट्स के साथ। और डायरेक्ट कस्टमर्स की बात करें तो 850 से भी ज़्यादा है और एंड यूज़र्स 5000 से भी ज़्यादा। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके वेयर हाउसेस जो है वो यूएसए और यूरोप में है। तो कभी आगे चल के यूएसए और यूरोप में कोई दिक्कत आती है तो हमको पता चल जाता है कि इस स्टॉक थोड़ा समय अंडर परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों जियोग्राफिकल स्प्लिट को देखने जाए तो 21 से 22 में डोमेस्टिक जो है वो घटा था और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा था, 55% से बढ़कर 61% का हो गया था, जिसके चलते दोस्तों उस टाइम पे तो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से फ़ायदा मिल रहा था, जो कि सेम रीज़न के चलते आज के टाइम पे स्टॉक दिक्कतों में चल रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो घट गया है यूक्रेन वॉर और इन्फ्लेशन के चलते।
तो दोस्तों जून 2023 तक रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चा माल जो है उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरह का प्लस एंड माइनस रहता है। तो दोस्तों मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इन चीज़ों से पता चलती है कि ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है उसको टैकल करने के लिए ये शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं स्पॉट रेट पे, यानी कि एक फिक्स्ड प्राइस पे, जिससे कि क्या होता है कि जो ये फ्लक्चुएशंस है उससे राहत मिल जाती है। तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स में इन हाउस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग है, उस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा जो होता है वो घट जाता है। और नए नए प्रोडक्ट्स की बातें हमने कर ही ली कि किस सेगमेंट्स में ये काम करते हैं और ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ और नया नया मार्केट को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और कैपेसिटी जो है उनको एक्सपांड करते जा रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले सालों में भी पिछले सालों की तरह ग्रोथ मिल पाए। तो दोस्तों कैपेक्स के लिए गुजरात गवर्नमेंट से लैंड एलोकेशन का जो न्यूज़ है वो अब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, जो कि थोड़े टाइम में हो जाएगा। साथ ही साथ इस क्वार्टर में थाईलैंड प्लांट में भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट हो चुका है। और दोस्तों कुछ और भी कैपेसिटी एडिशन का जो अनाउंसमेंट है वो अगले क्वार्टर में हो सकता है, जिस वजह से प्राइस में अपमूव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे जो दिक्कतें देखने को मिल रही है वो यूएस और यूरोपियन मार्केट की वजह से मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे रिसेशन आ चुका है, या तो ये कहे कि इन्फ्लेशन आ चुका है और रिसेशन का डर है, जिसकी वजह से डिमांड में कमी होने की वजह से उधर से लोअर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि आने वाले सालों में रिवाइवल हो जाएगा, क्योंकि हाई प्राइस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी जिसको कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एबिटा मार्जिन्स जो है उसको 20% के आसपास ये सस्टेन करेंगे और वो आगे आने वाले सालों में बढ़ेगी ही, क्योंकि पाताल गंगा का प्लांट जो है उसका फेज़ 2 शुरू हो जाएगा और डीबॉटलनेकिंग की जो प्रोसेस है जिससे कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है, वो करने का अभी के लिए प्लान नहीं है सेफ्टी कंसर्न्स के चलते, क्योंकि आग लगने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटीज़ पे काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज़ में हमने ये देखा ही है। तो दोस्तों इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी जो है वो डाइवर्सिफाइड है, यानी कि फूड एडिटिव्स यानी कि जो फंगल एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं जो कि ब्रेड्स और बेवरेजेस वगैरह में यूज़ लिए जाते हैं, साथ ही साथ पॉलीमर कोटिंग्स और कॉस्मेटिक्स में भी इनका यूज़ लिया जाता है। तो इनके मल्टीपल एंड यूज़र्स है। और दोस्तों जो 2 पॉइंट इसको सबसे अच्छी ग्रोथ देता है उसके रीजंस है लिमिटेड प्लेयर्स और कस्टमर लॉयल्टी, यानी कि ये तो हमने देख ही लिया कि इंडिया और पूरे ग्लोबल में ये वन ऑफ द प्लेयर्स में से एक है, और साथ ही साथ कस्टमर्स लॉयल क्यों रहते हैं, क्योंकि इनकी स्विचिंग कॉस्ट जो होती है वो लेंदी और एक्सपेंसिव होती है, जिसके चलते कोई ऐसे ही फाइन ऑर्गेनिक्स में से स्विच होके दूसरी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उनको ही महंगा पड़ सकता है। और दोस्तों 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि पहला कि रेवेन्यू में 29% का CAGR और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो 42% का CAGR देखने को मिला था। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट जो था वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था, 68% के करीब पहुंच गया था, जो कि इस वाले क्वार्टर में अगेन घटाकर 55 वाली रेंज में ला दिया है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो वो भी 80 के करीब पहुंच गई थी, जो कि अभी के टाइम पे मीडियन जो था 5 साल का 41 का उससे भी नीचे आ चुकी है, जो कि एक और एडिशनल पॉइंट हो जाता है निवेश के लिए। और टेक्निकल चार्ट्स को देखने से पहले एक लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि प्रमोटर्स जिनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है और 75% का एक नंबर होता है जो कि मैक्सिमम है, यानी कि 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स रख ही नहीं सकते, और इन्होंने पूरा का पूरा 75% रखा हुआ है, जो कि इनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो दोस्तों ये है वीकली चार्ट्स का डेटा। तो शुरुआत में एक अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा था और बीच में एक्सेप्शनल तेज़ी देखने को मिल चुकी थी वन ऑफ द प्रॉफिट्स के चलते, और उसके बाद में जो गिरावट देखने को मिली है उसके बाद अभी के टाइम पे इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे के ऊपर की तरफ बढ़ने को, यानी कि एक रिवर्सल का संकेत दे दिया है। और ये है डेली चार्ट्स का डेटा। तो अभी 4820 के लेवल पे है और ऑल टाइम हाई को क्लेम करेगा तो 52% के गेंस देखने को मिल सकते हैं। और अगर 4500 पे इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर सूचना दे दूंगा। कोई भी बाय सेल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है।
इससे पहले भी दोस्तों जियो फाइनेंस की बजाज फाइनेंस के साथ कंपैरिजन और डीमार्ट की रिलायंस रिटेल और वॉलमार्ट के साथ कंपैरिजन अपलोड हो चुकी है, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा। और अगर फ्यूचर प्लान्स के साथ काफ़ी सारी कंपनीज़ के डिटेल्ड स्टडी देखनी है तो ये वाला सेक्शन आप चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अब तक वीडियो में बने हुए थे तो कमेंट्स में यस लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।